प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी निचोड़ कार्यक्रम के नाम से टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के दूसरे भाग पर, जो कि है बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टि। आपके लिए हम जल्द ही एनसीईआरटी निचोड़ और पेपर का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। ये वीडियो सॉल्यूशन जल्द ही आपके पास होगा। बच्चों, जैसा कि हर टीजर के अंदर हम बात करते हैं एक प्रश्न की, और वो है कंपटीशन। वो प्रश्न क्या है आज का, ध्यान से सुनिएगा। वो प्रश्न है, किसी भी जनसंख्या में चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों पॉसिबल नहीं होती। फिर सुनिएगा, किसी भी जनसंख्या में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या चरघातांकी वृद्धि क्यों पॉसिबल नहीं होती। और जल्द ही वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए होगा। मिलते रहिए, जुड़ते रहिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर दीजिएगा। तब तक आपका होस्ट डॉक्टर पंकज जोशी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, विदित है कि हम एनसीईआरटी निचोड़ कार्यक्रम के अंतर्गत बायोलॉजी के अंदर लगातार टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन आयोजन कर रहे हैं और आप तक अच्छे से अच्छे प्रश्न मिशन बोर्ड के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां आज हम लोग पेपर सेकंड जो आपको प्रोवाइड कर दिया गया था, उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और हमेशा की भांति उम्मीद करता हूं ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर और अपने प्रश्नों को पोस्ट कर सकते हैं। आपको जल्द ही उसका उत्तर भी दिया जाएगा। मैं आपका होस्ट बायोलॉजी गुरु डॉक्टर पंकज जोशी आपके लिए लेकर आया हूं आज का वीडियो सॉल्यूशन, जो कि है एक चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टि के बारे में। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज सिग्मॉइड। यहां पे एक एक शब्द को अगर हम पढ़ लें तो हमारा उत्तर आ जाता है। यहां पे कहते हैं कि अगर कर्व सिग्मॉइड है तो जनसंख्या का वृद्धि वक्र कैसा होगा। आपको पता है सिग्मॉइड कर्व हमेशा लॉजिस्टिक या संभार तंत्र में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इकोलॉजी की बेसिक यूनिट क्या होती है, पारिस्थितिकी की सबसे आधारभूत इकाई क्या होती है। बिना किसी डाउट के इसका उत्तर रहेगा ऑर्गेनिज्म या जीव। जीव जो होता है वो एक इकोसिस्टम की आधारभूत इकाई होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लंग्स ऑफ द प्लेनेट, पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है बच्चों, जैसा आप जानते हैं, अमेजन वर्षा वन को, क्योंकि ये ऑक्सीजन का निर्माण करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आता है, कस्क्यूटा इसका उदाहरण है। ये परजीविता का उदाहरण है। आपको याद होगा कस्क्यूटा को हम अमरबेल भी कहते हैं। तो ये पादपों में एक प्रकार का उदाहरण है। किस प्रकार का? जो है परजीविता का उदाहरण है। आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में कुछ फिलिप्स आएंगे। फिलिप्स में आपने कहा कि वृद्धि का जो गणितीय एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसे क्या कहते हैं? उसे आप वृद्धि मॉडल कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो आपके पास में प्रश्न आता है, ऑर्किड पादप जो है वे आम के वृक्ष पर उगते हैं और इसका जो सबसे बढ़िया इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कमेंसलिज्म या सहभोजिता कहलाता है, जिसमें आप कहते हैं कि एक जाति अप्रभावित रहती है जबकि दूसरी जाति जो है वो क्या होती है? लाभान्वित होती है। तीसरा प्रश्न आपके पास आता है, ऐसी पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहती है। तो सर देखिए, यहां पे दो उत्तर हो सकते हैं इसके। एक को हम एंडेमिक या विशेष क्षेत्रीय कहते हैं और एक को हम जाति भी कहते हैं। जाति आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसे सदस्य जो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के संसाधनों के लिए कंपीट करते हैं, उन्हें हम एक जनसंख्या कहते हैं। आगे देखेंगे सर, माइकोराइजा क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं सर, माइकोराइजा एक सहजीवन का उदाहरण है और सहजीवन में आप देखेंगे ये एक फंगस और रूट के मध्य में होने वाला जो है वो सहजीवन है। इसमें याद रखिएगा, रूट रहेगी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की जिसका नाम है पाइनस, जबकि जो आपका फंगस होगा उसका नाम है ग्लोमस। तो ये ग्लोमस और पाइनस के मध्य पाया जाने वाला एक सहजीवन है। अगला बहुत अच्छा सा प्रश्न है जिसको हम कहते हैं जनसंख्या और
समुदाय, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। आपने कहा कि एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जो एक ही प्रकार के संसाधनों को उपयोग करते हैं और साथ में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, जनन सक्षम भी होते हैं, उनको आप एक पॉपुलेशन कहते हैं। जबकि कम्युनिटी या समुदाय की बात कहते हैं तो एक विशेष क्षेत्र में जो बहुत सारी जनसंख्याएं मिलती हैं उन्हें आप समुदाय कहते हैं, उन्हें आप कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निकल के आता है वो है शिकार क्या होता है, प्रिडेशन क्या होता है। आप कहते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल के जो जीव होते हैं, उच्च पोषक स्तर के जो जीव होते हैं, जिनको आप कहते हैं प्रीडेटर या शिकारी, ये क्या करते हैं बेटा कि ये दूसरे ट्रॉफिक लेवल, अपने से छोटे ट्रॉफिक लेवल के जीवों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, उनको आप प्रे कहते हैं और ये सारा प्रक्रिया जो है वो शिकार कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहना है आपके बायोलॉजी गुरु डॉक्टर पंकज जोशी का। देखिए, उन कारकों पर टिप्पणी लिखे जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। सर, इसमें डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखेंगे, दो डायग्राम, दो प्लस शो कर रहे हैं, दो माइनस शो कर रहे हैं। सर, किसी जनसंख्या में एक निश्चित समय में पैदा हुए बच्चों की संख्या नेटेलिटी या बर्थ रेट या जन्म दर कहलाती है। जबकि बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक जनसंख्या विशेष में एक समय के दौरान में जितने बच्चों की मृत्यु हुई या कितने लोगों की मृत्यु हुई उसे डेथ रेट या मॉर्टेलिटी कहा जाता है। इसके अलावा एक विशेष समय में कितने लोग कहीं और से आकर इस जनसंख्या में जुड़े हैं उसे आपने इमिग्रेशन कहा। जबकि कितने लोग वहां से चले गए हैं उसे आपने ई माइग्रेशन, उत्प्रवासन कहा। ऊपर वाले को आप कहते हैं प्रवसन, इसको आप उत्प्रवसन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके सर, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। पादप अपना जो है वो अपनी सुरक्षा किस प्रकार से जो है वो शाकाहारी प्राणियों से करते हैं। तो सर बहुत सारी इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दे रखी हैं सर, ध्यान दीजिएगा। अकेशिया और कैक्टस जो होता है उनमें कांटे होते हैं, कांटों से बचने के लिए शाकाहारी उनका भक्षण नहीं करते। जबकि आंख जो होता है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज नाम का एक आपका विष बनाता है। इससे जानवरों को हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए जानवर इसको नहीं खाते। जबकि कुछ पादप जो है वो निकोटीन, कैफीन, कुनेन, स्ट्राइकनिन, अफीम आदि बनाते हैं, शाकाहारी इनसे बचने का प्रयास करते हैं। इस तरह से वो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। गॉस का सिद्धांत बात कर लें, इसे कंपीटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहा जाता है। आप कहते हैं जब दो संबंधित जातियां होती हैं वो एक ही प्रकार के संसाधन के लिए स्पर्धा करती है तो वो जाति अप्रभावी रहेगी। सर ध्यान दीजिएगा, जो कि अपने आप को साबित नहीं कर पाती और वो प्रजाति वहां से विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसको भी अपने को ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न के अंदर जो कि कहता है जीवन वृत्त विशेषता। जीवन वृत्त विशेषता जिसे कहते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, क्या होती है सर? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपने कहा कि जीव के आकार, आकृति, संतति की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे कि आप कहते हैं बांस और सालमन नाम की जो मछली है वो अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही जनन करती है। ऑयस्टर जो है वो अधिक संख्या में अंडे देने का कार्य करता है, जबकि पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं वो बड़े आकार के होने के बाद भी कम संख्या में संतति को उत्पन्न करते हैं। इसी को हम लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन या जीवन वृत्त विभिन्नताएं कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास आता है, वृद्धि वक्र के प्रकारों को समझाइए। सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में आपसे चर्चा करूंगा बच्चों। आप कहते हैं इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ध्यान दीजिएगा, NT इक्वल्स टू N0ERT है। NT पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T, N0 जो कि टाइम 0 पर पॉपुलेशन डेंसिटी थी, R इंट्रिंसिक रेट है। याद रखिएगा एनसीईआरटी के अंदर नॉर्वे चूहों के लिए 1981 में, भारत की पॉपुलेशन के लिए और आटा भृंग जो फ्लोर बीटल है उनके लिए R का मान दे रखा है, जो ना केवल बोर्ड के लिए बल्कि नीट के लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनकर आपके सामने आ सकता है। E जो होता है वो नेचुरल लॉगरिथम का बेस होता है और हमेशा 2.71828 रहेगा। जे शेप कर्व प्राप्त होता है, हमेशा याद रखिएगा। जबकि एक बात बता दूं मैं आपको कि बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या चर घातांक की वृद्धि जो है वो नेचुरली पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती नेचुरली पॉसिबल, इसको भी समझ लीजिएगा। क्योंकि कभी भी किसी भी जनसंख्या में असीमित संसाधन नहीं होते और प्रिडेशन प्रेशर 100% रहता है। जो
परभक्षी हैं उनका दबाव 100% रहेगा और इसी कारण से ये ग्रोथ जो है वो रियलिस्टिक नहीं होती। तो कौन सी ग्रोथ रियलिस्टिक होती है? उस ग्रोथ को आप कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको वर्ल्हस्ट पर्ल नाम के वैज्ञानिकों ने समझाया था। इसे वर्ल्हस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास आता है dn/dt Rn(k-n/n)। n जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या का घनत्व है टाइम t पर, r इंट्रिंसिक रेट है, k को हम पोषण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। याद रखिएगा इसका कर्व हमेशा सिग्मोइड प्राप्त होता है और इसको याद कीजिएगा, इसकी 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज, जिसे हम कहते हैं लैग फेज। उसके बाद में हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल चर घातांक की वृद्धि और स्टेशनरी जिसको कहते हैं स्थिर अवस्था। 3 प्रकार की अवस्थाएं ये होती है और जैसा कि लिखा हुआ है ये हमेशा एक रियलिस्टिक मॉडल होता है। इसका ग्राफ भी आपके पास है सर, ध्यान से देखिएगा। जो सिग्मोइड ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है ये सिग्मोइड ग्राफ लॉजिस्टिक का है। इसके आगे देखिए इसका फॉर्मूला भी दे रखा है dn/dt = Rn(k-n/k)। जबकि जो जे शेप का कर्व आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड कर्व जो आपको, फर्स्ट कर्व जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व जो है वो है आपके किसका भैया? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। फॉर्मूला भी दे रखा है dn/dt = Rn। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पिरामिड की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको पता है ये जो एज पिरामिड होता है, एज के स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण को दर्शाता है। स्ट्रेटिफिकेशन में आप देखेंगे 3 प्रकार का पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है, एक्सपेंडिंग बढ़ता हुआ, स्टेबल स्थिर, डिक्लाइनिंग घटता हुआ। इस पिरामिड के अंदर आपको 3 प्रकार की क्षमताएं, 3 प्रकार के स्तर दिखेंगे। कौन कौन से सर? सबसे पहले आपके पास में प्री रिप्रोडक्टिव, जिसे कहते हैं पूर्व जनन सक्षम। ये वे बच्चे होते हैं जो युवा पीढ़ी में परिवर्तित होकर जनन सक्षमता, प्यूबर्टी प्राप्त करेंगे। जबकि इसके बाद रिप्रोडक्टिव है आपके पास जो युवा हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव है जिसमें ओल्ड एज के लोग आते हैं। देखिएगा बढ़ती हुई जनसंख्या में जो बेस होता है वो हमेशा बड़ा होता है, स्थिर में ये बराबर सा होता है और डिक्लाइनिंग में ये हमेशा कम होता है। ये आपके आयु पिरामिड थे। बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जनसंख्या की अंतरक्रिया। मैं आपको बहुत डिटेल में इस चीज को समझाता हूं। सबसे पहली जो अंतरक्रिया है उसका नाम म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में हम देखते हैं दोनों के आगे प्लस है, दोनों जातियां इसमें फायदे में रहती है। उसके बाद कंपटीशन की बात करते हैं, स्पर्धा की बात करते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं होता, किसी भी जाति का फायदा किसी भी जाति का नुकसान हो सकता है कॉम्पीट करके। प्रेडेशन या शिकार की बात जब हम करते हैं, एक जाति बेनिफिट में रहती है, एक जाति इसमें नुकसान में रहती है। जो प्रे होता है वो नुकसान में होता है, प्रेडेटर हमेशा फायदे में होता है। पैरासिटिज्म, परजीविता, इसमें भी एक जाति फायदे में एक जाति नुकसान में रहेगी। पैरासाइट आपको पता है, परजीवी आपको पता है। 3 प्रकार के आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट, ब्रूड पैरासाइट। ध्यान दीजिएगा, तीनों को हमें पढ़ना है। एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर से, एक्सोपैरासाइट शरीर के ऊपर से, जबकि ब्रूड पैरासाइट में आपको कौवे और कोयल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण एनसीईआरटी में दे रखा है। कमेंसलिज्म, जिसमें एक जाति अप्रभावित, एक जाति फायदे में रहती है। वेल के ऊपर बार्निकल्स का पाया जाना इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। और मैंगो के पेड़ पर ऑर्किड पादप का भी उगना कमेंसलिज्म है। जबकि अमेंसलिज्म, जो कि बहुत थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, अमेंसलिज्म में एक जाति का नुकसान, एक जाति अप्रभावित रहती है। आक का जो पौधा होता है वो अपने अंदर से कुछ ऐसे विषैले पदार्थ निकालता है जिसके कारण से, हमेशा याद रखना है अपने को, आसपास की जमीन बंजर हो जाती है और बंजर होने के कारण से दूसरे पौधे वहां पर उग नहीं पाते। तो ये बच्चों आपका है जनसंख्या की अंतरक्रिया, पॉपुलेशन का इंटरेक्शन। उसके बाद हमारे पास में एक प्रश्न और आता है जिसमें अपने को टिप्पणियां लिखनी है। सबसे पहले है पॉलिनेशन और लैंगिक कपट, सेक्सुअल डिसिट। देखिए मेडिटेरियन ऑर्किड जो होते हैं वो ये दर्शाते हैं, इसमें पादप का जो एक पेटल होता है वो फीमेल बी जैसा दिखाई देता है और फीमेल बी की तरह दिखने पर जो नर मक्खी होती है वो इसको फीमेल मानकर इससे कूट मैथुन की क्रिया, सूडो कॉपुलेशन की क्रिया करती है और
वे जो परागकण होते हैं वो इसके शरीर पर चिपक जाते हैं, ये पादप से पादप जाता रहता है और इस तरह से ये परागण की क्रिया को संपन्न करता है। बच्चों आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास जो अंतिम प्रश्न आ गया हमारे पास, वो पादप और कवक में सहोपकारिता की बात कर लें। माइकोराइजा हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबस और पाइनस के बीच में, जबकि जो अंतिम प्रश्न है वो है पादप और जीवाणु में सहोपकारिता। इसमें राइजोबियम और जो लेग्यूम प्लांट है, दाल कुल के पादप है, इनका उदाहरण आएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपका बायोलॉजी होस्ट डॉक्टर पंकज जोशी